ओके सो गाइस थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ पे आपने और मैंने जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के 5 फैक्टर्स को डिस्कस करा था। जो सबसे पहली वीडियो थी बेटा हम लोगों ने उसके अंदर 2 फैक्टर्स को डिस्कस करा था, उसके बाद हम लोगों ने 3 फैक्टर्स को आगे और डिस्कस करा था। तो अभी तक बेटा हम लोग जो है ना वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से जो है ना कौन कौन से फैक्टर्स है जो उन रेट ऑफ रिएक्शन को ऊपर या नीचे करते हैं हम लोगों ने अभी तक वो चीज़ें डिस्कस करी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ेगा या कम होगा, या बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किस तरह से करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है ना वो एग्जामिन किस तरह से करना है, उसको स्टडी किस तरह से करना है, हम लोगों ने अभी तक ये चीज़ ही नहीं सीखी। ठीक है, तो आज वाली जो लेक्चर है ना बेटा, आज वाला जो लेक्चर है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किस तरह से करना है और उसको फॉलो किस तरह से करना है। तो हम यहाँ पे ना बेटा एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था, लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो CaCO3 रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लेट्स से वो CaCl2 बनाता है, प्लस H2O बनाता है, प्लस CO2 बनाता है। अच्छा, अब ये चीज़ ये आप लोग को अगर नहीं पता कि बेटा मैंने इक्वेशन किस तरह से बनाई है, तो ऐसा अभी तो नीड नहीं कि किस तरह से इक्वेशन बनाई, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की प्लेलिस्ट लाजमी देखो, क्योंकि ये जो है वो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट वाला रिएक्शन है जिसके अंदर सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ सीखी हैं, डिस्कस करी है डिटेल में कि हम लोग जो है ना वो इक्वेशंस किस तरह से बनाते हैं। खैर एनीवेज, तो ये हमारे पास बेटा लेट्स से एक इक्वेशन थी। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लेट्स से इक्वेशन है, तो HCl से पहले 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है ना बेटा इक्वेशन है, तो अगर इसके अंदर आप देखो तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो एक कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं, साथ में वाटर फॉर्म कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है कि भाई जो चीज़ फॉर्म हो रही है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ अ गैस। ठीक है, ये गैस फॉर्म हो रही है। अब अगर मुझे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो करना है ना, तो सबसे पहला तरीका हमारे पास कि हम लोग ना वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करेंगे, भाई कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस मेरे पास कलेक्ट हो रही है और कितनी देर के अंदर वो हो रही है कलेक्ट। ठीक है, तो हम लोग को ये मेजर करना है। अब उसका सिंपल सा तरीका क्या, हमारा अपैरेटस सेटअप बहुत सिंपल है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग एक लेंगे फ्लास्क या कोई भी कंटेनर जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन करवा सकें। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग ये कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो दोनों रिएक्ट करवा देंगे, यानी इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जब इसके अंदर हम लोग डालेंगे तो एक रिएक्शन बेटा स्टार्ट होगा, जिस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। एक कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, एक वाटर बनेगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो जैसे ही रिएक्शन यानी तो ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट होंगे, हमारे पास ये 3 चीज़ें बन जाएंगी। अब हमें देखना है कि भाई जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी फॉर्म होती है, हमारे पास उसका कितना वॉल्यूम बनता है, तो मुझे ये चीज़ मेजर करनी है। तो मैंने ये चीज़ मेजर करने के लिए मैंने क्या करा कि जो मेरा कॉनिकल फ्लास्क था, इसकी जो नेक था, इसको मैं कहता हूँ कि भाई इसका नेक या इसको माउथ भी कह सकता हूँ। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क का, तो कॉनिकल फ्लास्क के माउथ में जरा मैंने यहाँ पे 2 कॉर्क्स लगा दी। ठीक है, और कॉर्क्स के बीच में से मैंने एक डिलीवरी ट्यूब जो है ना वो निकाल दी, जो कि मेरी गैस सिरिंज की तरफ लेके जा रही है मुझे। ठीक है, ये मेरी गैस सिरिंज है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे बेटा गैस प्रोड्यूस होगी ना, यहाँ पे कार्बन, इस रिएक्शन से ही जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही तो भाई देखो इसके बाद साइड से तो निकलने की जगह है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉर्क्स लगा दी ताकि साइड से गैस निकल ही ना पाए। अब ये गैस जाएगी यूं। ठीक है, अब होगा क्या कि हम लोगों ने प्लंजर, बेटा प्लंजर होता है ना, जैसे इंजेक्शन के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा कि वो जो पीछे जो एक डंडी होती है, जो प्लंजर होता है, इसको हम लोग प्लंजर कहते हैं, तो उसको प्रेस करते हैं तो वो आगे लिक्विड आगे मूव करता है सिरिंज के अंदर। तो इसी तरह से हमारे पास भी ये सिरिंज है ना, इसका प्लंजर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल इसके आगे, मतलब बिल्कुल चिपका के रखेंगे। मतलब इसका मतलब है कि सिरिंज के अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ, यहाँ तक प्लंजर होगा। अब क्या होगा, जैसे ही गैस निकलेगी वो गैस क्या करेगी, इस प्लंजर को बेटा पीछे मूव करेगी, इस प्लंजर को पुश करेगी पीछे। तो प्लंजर यहाँ पे था, गैस आई, गैस ने प्लंजर को पीछे मूव करा, तो ये प्लंजर क्या करेगा, पीछे जाएगा पीछे जाएगा पीछे जाएगा। तो गैस क्या करेगी, भाई यहाँ से इसको मूव करेगी, ये पीछे फेंकेगी इसको प्लंजर को, और प्लंजर ना हमारे पास पीछे जाता रहेगा। जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगी, गैस आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, उसका प्रेशर होगा, उससे प्लंजर पीछे मूव होता रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास प्लंजर पीछे जाता रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना ये गैस को कलेक्ट करते रहेंगे, और रेगुलर टाइम इंटरवल्स के ऊपर ना हम इसको मेजर करते रहेंगे, भाई कि लेट्स से 60 सेकंड के अंदर कितनी गैस प्रोड्यूस हुई, फिर 120 सेकंड के अंदर कितनी गैस प्रोड्यूस हुई, फिर 180 सेकंड में कितनी गैस प्रोड्यूस हुई, फिर 240 सेकंड में कितनी गैस प्रोड्यूस हुई। तो हम इसको रेगुलर टाइम इंटरवल्स के ऊपर बेटा हम लोग जो है ना वो रिजल्ट्स प्लॉट कर लेंगे कि भाई 60 सेकंड के अंदर इतनी हुई, 120 के अंदर इतनी हुई, 180 के अंदर इतनी हुई, 240 सेकंड के अंदर इतनी हुई। तो हम लोग ना रिजल्ट्स को मेजर कर लेंगे। तो अब जरा देखते हैं भाई अगर इसको हम लोग को रिजल्ट्स को प्लॉट करना तो हम किस तरह से करेंगे। सो लेट्स से हम लोग जो है ना बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस एक बनाएंगे, एक हमारे पास जो टेबल बनेगा उसमें हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस,
और वो हो सकता है सी एम क्यूब के अंदर, ठीक है। और एक हमारे पास आ जाएगा कि भाई कितने टाइम के अंदर ये वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका यूनिट हमारे पास टाइम है, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स है, ठीक है। तो ये लेट्स से हमारे पास ये एक टेबल बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये हमारे पास रिजल्ट्स प्लॉट करने के लिए एक टेबल आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको 5-6 रेगुलर टाइम इंटरवल्स के ऊपर जो है ना वो मेजर कर लेंगे कि भाई कितनी देर में कितनी गैस प्रोड्यूस हुई। तो लेट्स से हमारे पास जो है ना भाई हम लोगों ने सबसे पहले 0 सेकेंड्स के ऊपर मेजर करा, 0 सेकेंड्स के ऊपर 0 सेकेंड्स के ऊपर हमारे पास 0 CM क्यूब गैस होगी, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो भाई गैस प्रोड्यूस भी तो 0 होगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि 0 सेकेंड्स के ऊपर हमारे पास गैस का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे 60 सेकंड के ऊपर, मतलब 1 मिनट बाद चेक करेंगे कि हमारे पास कितना वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस हुआ है। तो लेट्स से भाई 60 सेकंड्स के बाद लेट्स से 5 CM क्यूब ऑफ जो है ना वो गैस प्रोड्यूस हुई है हमारे पास, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और 1 मिनट बाद चेक करेंगे, यानी 120 सेकंड्स हो चुके होंगे तब तक। फिर हम देखेंगे तो लेट्स से हमारे पास 10 CM क्यूब ऑफ गैस प्रोड्यूस हुई है। फिर हम लोग एक और जो है ना वो 240 सेकंड मतलब 180 सेकंड्स पे देखेंगे। तो लेट्स से 180 सेकंड्स पे हमारे पास बेटा गैस प्रोड्यूस हुई है लेट्स से 17 CM क्यूब, ठीक है। फिर हम लोग वापसी 240 सेकंड्स के ऊपर देखेंगे, मतलब 1 मिनट बाद वापसी देखेंगे। तो लेट्स से 240 सेकंड्स के ऊपर जब मैंने देखा तो गैस वॉल्यूम ऑफ गैस था 17 ही। तो अब इस तरह से बेटा हम लोग रिजल्ट्स प्लॉट कर लेंगे। अब ये रिजल्ट हम लोग कहाँ तक प्लॉट करेंगे, रिजल्ट्स बेटा हम लोग वहाँ तक प्लॉट करेंगे जब तक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं हो जाता। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर, तो मेरे पास 180 सेकंड्स के ऊपर वॉल्यूम आया था 17, और इसके 1 मिनट बाद जब मैंने देखा, यानी मैंने जब 240 सेकंड्स को भी मैंने मेजरमेंट ली इस गैस सिरिंज की कि भाई इस पे कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, तो लेट्स से भाई यहाँ पे भी 17 CM क्यूब प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हमारे पास और ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, मतलब गैस सिरिंज उतना ही रहा है और ज्यादा गैस प्रोड्यूस नहीं हुई है। अच्छा, अब अगर गैस प्रोड्यूस नहीं हुई है तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ है कि यार ये जो दो चीजें रिएक्ट कर रही थी ये खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब ये खत्म हो गई तो इनका रिएक्शन बीच में खत्म हो गया होगा ना। जब रिएक्शन खत्म हो गया तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो भाई प्लंजर हमारा पीछे जाएगा ही नहीं, और प्लंजर पीछे नहीं जाएगा तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा बना ही नहीं ना। समझ आ रही बात? तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग को रिजल्ट्स तब तक मेजर करने हैं, तब तक हम लोग देना रिजल्ट्स को रेगुलर टाइम इंटरवल के ऊपर मेजर करते रहेंगे जब तक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस है ना बेटा कांस्टेंट नहीं हो जाता। सही है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर पूछता है कि भाई हम लोग को भाई कब तक मेजर करना है, तो आप क्या बोलोगे, अंटिल द गैस स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग एंड द प्लंजर स्टॉप्स मूविंग, ठीक है। हम लोग तब तक करेंगे जब तक प्लंजर मूव करना रुक नहीं जाता और गैस प्रोड्यूस होना बंद नहीं हो जाती, जब तक हमारे पास रिजल्ट्स कांस्टेंट नहीं हो जाते, मतलब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात समझना जरूरी है कि भाई ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस वाला मेथड था ना, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं गैस का। अब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहे एग्जामिनर, बोले कि भाई बताओ कि 60 सेकंड्स के ऊपर हमारे पास जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो रेट ऑफ रिएक्शन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इस केस के अंदर क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड या फिर गैस कलेक्टेड। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 60 सेकंड्स के अंदर कितनी गैस कलेक्ट हुई है हमारे पास, 5 CM क्यूब। तो हम लोग ऊपर लिख देंगे बेटा 5 CM क्यूब, ठीक है। और नीचे हमारे पास टाइम टेकन आ जाएगा, टाइम टेकन हमारे पास कितना है बेटा, 60 सेकंड्स है। तो यहाँ पे हम लोग उसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो 5 को आप डिवाइड बाय 60 करो तो 1/12 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से कर लेना, तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्स, मैं अगर कैलकुलेटर से कर भी लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है इसकी, मैं देख लेता हूँ। सो लेट्स से 1/12 में करता हूँ तो मेरे पास 0.0833 बन रही है कुछ वैल्यू, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.0833 CM क्यूब पर सेकेंड, ये मेरा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या आ गया, CM क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, अब ये यूनिट का क्या सीन है भाई, यूनिट का भी सीन सुन लो भाई। देखो हमारे पास यूनिट का सीन ये कि अगर तुमने जो है ना वो गैस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी अगर तुमने गैस कलेक्टेड का यूनिट CM क्यूब में लिया है और टाइम टेकन तुमने सेकंड्स में लिया है, तो भी तुम्हारे पास यूनिट क्या बन सकता है बेटा, CM क्यूब पर सेकंड बन सकता है, ठीक है। अगर तुमने जो है भाई वो वॉल्यूम DM क्यूब में लिया है और टाइम टेकन तुमने सेकंड्स के अंदर लिया है, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास बन जाएगा DM क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अगर तुमने जो है भाई वो अपना वॉल्यूम जो है वो CM क्यूब के अंदर लिया है और टाइम टेकन तुमने मिनट्स के अंदर लिया, तो भी तुम्हारे पास क्या बन जाएगा भाई, CM क्यूब पर मिनट बन जाएगा, ठीक है। अगर तुमने जो है वो टाइम टेकन जो है वो R में लिया है और गैस कलेक्टेड
जो है ना वो cm³ मिली है, तो ये बन जाएगा cm³/r। ठीक है, तो ये इस तरह से यूनिट्स जो है ना वो तुम्हारे पास चेंज हो जाएंगे। अब तुम्हें देखना पड़ेगा सवाल के अंदर जब हम लोग टॉपिकल्स करेंगे तो इसके अंदर एग्जामिनर ने रेट ऑफ रिएक्शन किस यूनिट के अंदर मांगा हुआ है, हमें ये देखना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर बोलता है भाई cm³/सेकंड बोला हुआ है, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस भी किस में लेना पड़ेगा बेटा, cm³ में लेना पड़ेगा, और मुझे टाइम टेकन भी बेटा किस में लेना पड़ेगा, मुझे सेकंड्स में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मुझे बोला cm³/मिनट, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस cm³ में चाहिए होगा, लेकिन अगर टाइम टेकन सेकंड में मेरे पास, तो मुझे उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं यूजिंग वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड। ठीक है, तो हम लोगों ने एक मेथड बेटा देख लिया यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से मेजर करेंगे। वापसी दफा रिपीट कर देता हूँ मैं, हम लोग दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाएंगे आपस में, ये चीज़ें फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, जिसके अंदर से एक गैस थी, मुझे ये गैस का वॉल्यूम कलेक्ट करना था, तो मैंने क्या करा, मैंने कॉर्क्स लगा दी ताकि गैस जो है ना साइड से एस्केप ना कर पाए। ठीक है, यहाँ से एस्केप ना कर पाए, और गैस के पास सिर्फ एक ही रास्ता हो जाने का, विच इज गोइंग इनटू द गैस सिरिंज, और हमारा प्लंजर आगे तक होगा। हम क्या करेंगे कि भाई इस गैस के थ्रू जो है ना ये गैस पुश करेगी प्लंजर को, प्लंजर पीछे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। हम लोग रेगुलर टाइम इंटरवल्स के ऊपर जो है ना वो हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करेंगे। ठीक है, यूजिंग अ स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच से हम लोग टाइम मेजर करते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग इन रिजल्ट्स को प्लॉट कर लेंगे अपने पास। जैसे हम लोग हर 1 मिनट बाद ले रहे हैं, हर 5 मिनट्स बाद ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है हर रिएक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये रिजल्ट तब तक प्लॉट करते रहोगे जब तक आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं हो जाता, यानी आपके पास प्लंजर पीछे मूव होना नहीं रुक जाता, या फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं हो जाता। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मुझे दोनों में वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट मिल गया, यानी 17 मिल गया। इसका मतलब है और गैस फॉर्म हो ही नहीं रही, इसका मतलब रिएक्शन खत्म हो चुका है। जब रिएक्शन खत्म हो चुका है और गैस फॉर्म नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे अपना रिएक्शन एंड कर दूंगा, स्टॉप वॉच को रोक दूंगा, और यहाँ पे मेरे पास मेरे रिजल्ट आ गए। तो दिस वॉज हाउ हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस वाले मेथड से हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोगों ने ये देखा। अब इसका बेटा सेकंड मेथड है हमारे पास, एंड द सेकंड मेथड दैट वी हैव इज बाय वेइंग द रिएक्शन मिक्सचर। अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या है बेटा, कि हम लोग वेइंग बैलेंस के थ्रू जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करें। सो लेट्स से हम लोग जो है ना वो यही वाली एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो रिएक्ट कर रहे हैं। सो वी हैव आवर इक्वेशन हियर। अब लेट्स से हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है ना बेटा, इसके अंदर मैं रखूंगा एक वेइंग बैलेंस। ठीक है, ये एक वेइंग मशीन रखूंगा इसके नीचे। ठीक है, और इसके ऊपर मेरे पास रहेगा एक कॉनिकल फ्लास्क भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम एक बीकर भी रख सकते हो। अब व्हाटसोएवर जो भी तुम्हारे पास कंटेनर है, तुम यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क का भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ये याद रहे कि ये डायग्राम्स तुम लोग को आनी चाहिए बेटा, ये डायग्राम्स बनाने के लिए आती है, लेबल्ड डायग्राम्स आती हैं। तो ये डायग्राम इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस एक प्रोसेस समझना है, ये डायग्राम्स बहुत आसान है। अच्छा, अब क्या करना है कि लेट्स से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और रिएक्शन स्टार्ट होगा। अच्छा, अब जैसे बेटा हम लोग रिएक्टेंट्स डालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स के साथ हम लोग इस दफ़ा ना हम लोग क्या चीज़ मेजर कर रहे थे, जैसे ऊपर था हम लोग गैस का वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे थे। तो इस वाले रिएक्शन के अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से फॉलो करेंगे, हम लोग देखेंगे बेटा कि जैसे यहाँ पे गैस है ना, अब यहाँ पे हमारे पास गैस तो हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई गैस बन के यानी गैस प्रोड्यूस होके गैस एस्केप करती जाएगी हवा के अंदर। मतलब गैस तो यहाँ से निकल जाएगी ना, गैस को अगर खुली जगह दे दोगे तो गैस तो निकल जाएगी कहीं से भी। तो जब गैस निकल जाएगी, जब गैस एस्केप हो जाएगी हवा के अंदर, तो उससे क्या होगा कि उससे बेटा आपका जो वेइंग बैलेंस के ऊपर जो आपका मेजरमेंट आ रही है, जो आपका मैस आ रहा होगा वेइंग बैलेंस के ऊपर, वो कम होता रहेगा टाइम के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम रेगुलर टाइम इंटरवल्स के ऊपर वेइंग बैलेंस के ऊपर मैस देखेंगे कि भाई हमारा मैस कितना कम हुआ कितना कम हुआ कितना कम हुआ, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग इसका जो है ना हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे, हम लोग इसका भी इसी तरह से टेबल बनाएंगे, लेकिन इसके टेबल में हमारे पास बेटा कुछ चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट होंगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे ये ना इस तरह से हमारा टेबल बनेगा, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, हम लोग मैस ऑफ कंटेंट्स चेक कर रहे हैं, हम लोग मैस चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैस देख रहे हैं कि भाई हमारे पास वेइंग बैलेंस के ऊपर मैस कितना आता है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, इन ग्राम्स। तो लेट्स से हमारे पास टाइम इंटरवल अभी भी वही था कि हम लोग हर 1 मिनट बाद हम लोग चेक करते थे। सबसे पहले 60 सेकंड्स के ऊपर चेक करा, फिर 120, फिर 180, फिर 240 सेकंड्स। तो हम लोग हमारे पास टाइम इंटरवल वही था, बस हम लोग अब इस दफ़ा मैस को चेक करना चाह रहे हैं। सो लेट्स से टाइम जब जीरो होगा तो हमारे पास मैस जो है वो कुछ ना कुछ होगा ना, दोनों का मिला के कुछ ना कुछ मैस होगा। तो लेट्स से कि रिएक्शन जब हमने स्टार्ट करा, तो स्टार्ट करने से पहले जो इन दोनों का मिला के जो मैस था ना बेटा, बिफोर रिएक्शन लेट्स से मैस था 180 ग्राम्स। ठीक है, या 200 ग्राम्स कर लेते हैं। लेट्स से बिफोर रिएक्शन मैस कितना था, 200 ग्राम्स था। तो लेट्स से मैस कितना हुआ, जब टाइम जीरो था तो मैस कितना था हमारे पास 200 ग्राम्स, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो मैस कितना था 200 ग्राम्स। अब क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होगा।
जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। जब गैस प्रोड्यूस होगी तो गैस जो है वो एयर के अंदर एस्केप करेगी। जब गैस एयर के अंदर एस्केप करेगी तो जो 200 ग्राम्स आपका जो मास था उससे मास ड्रॉप करेगा, मास कम होगा। तो लेट्स से फर्स्ट 60 सेकंड्स के अंदर हम लोगों ने मेजर करा और हमारे पास मास बन गया बेटा 180। एक एग्जांपल है ये कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा भाई कितना मास कम हुआ है। लेकिन अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि भाई लेट्स से हमने 60 सेकंड के अंदर जाके देखा तो भाई 180 हो गया। फिर क्या करा कि मैंने और जो है ना मैंने अगले 60 सेकंड बाद मैंने यानी 1 मिनट बाद वापसी मैच चेक करा भाई इसका, तो लेट्स से 180 से भाई ये और ड्रॉप होके ये 150 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि भाई अब कितना हो गया भाई 120 सेकंड के ऊपर मैंने देखा तो भाई मैंने मेजर करा तो मुझे पता चला कि मेरा मैच जो है वो 150 हो चुका है। इसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने और टाइम पास होने दिया क्योंकि रिएक्शन चल रहा था, तो और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा बन के प्रोड्यूस होकर एस्केप करेगी तो और ज्यादा मैस ड्रॉप होगा। तो लेट्स से जब मैंने और मेजर करा तो मेरे पास ये मैस हो गया बेटा 100। ठीक है, सो लेट्स से मैंने और मेजर करा, मतलब यार अभी भी मैस कम हो रहा है। इसके बाद मैंने और 60 सेकंड दिया, यानी मैंने अब 4 मिनट बाद चेक करा मैस, तो मेरा मैस बेटा वापसी 100 ही रहा, मतलब ड्रॉप नहीं हुआ इस दफा 100 से 100 ही रहा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने 240 सेकंड्स के ऊपर भी जब रीडिंग ली तो भाई मुझे पता चला कि यार 100 ही रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमें कब तक बेटा मैस मेजर करना है, जब तक हमारे पास वेइंग बैलेंस के ऊपर मैस कांस्टेंट नहीं हो जाता। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वॉल्यूम मेजर कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि भाई हमारा जब तक प्लंजर मूव होना ना रुक जाए, यानी प्लंजर हमारा एक जगह पे कांस्टेंट ना हो जाए या फिर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट ना आ जाए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भाई जब तक हम लोग को मैस मेजर करना, जब तक हम लोग को रिजल्ट प्लॉट करने, जब तक हमारे पास वेइंग बैलेंस के ऊपर मैस कांस्टेंट ना हो जाए। जैसे ही कांस्टेंट होगा बेटा 2-3 रीडिंग्स हमारे पास जब तक कांस्टेंट नहीं आती ना तब तक हम लोग नहीं रोकेंगे। जैसे आप देखो मैंने 2 रीडिंग्स ली एटलीस्ट कांस्टेंट के लिए, तो नॉर्मली हम लोग 2 या 3 रीडिंग्स लेते हैं चेक करने के लिए कि भाई हमारे पास मैस कांस्टेंट हो गया ना कि नहीं हुआ। तो लेट्स से हमारे पास मैस कांस्टेंट हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब मैस कांस्टेंट हो गया तो हम लोग रिएक्शन रोक देंगे, हम लोग स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास रिएक्शन खत्म हो गया। ये बात मुझे कैसे पता चली कि रिएक्शन खत्म हो गया, क्योंकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही तो वेइंग बैलेंस के ऊपर मैस कम नहीं हो रहा, और वेइंग बैलेंस के ऊपर अगर मैस कम नहीं हो रहा इसका मतलब ये दोनों चीज़ें रिएक्टेंट्स ही खत्म हो गई, यानी रिएक्टेंट्स पूरे यूजअप हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर अब और कुछ बचा नहीं है कि वो रिएक्ट करें, तो वो खत्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब अब रिएक्शन एंड हो गया है। तो ये हमारे पास बेटा एक तरीका तो मेजर रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग रिएक्शन मिक्सचर, यानी वेइंग बैलेंस के थ्रू जो है ना हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने का एक तरीका था। अब अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि भाई मुझे बताओ कि 120 सेकंड्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, अगर एग्जामिनर बोलता है भाई बताओ मुझे 120 सेकंड्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो तुम कैसे निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन। देखो भाई इस दफा अगर ये वाला तुम्हारे पास वे करने वाला मेथड है ना, तो इसके अंदर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकालना है, तुम डिफरेंस इन मैस ऊपर रखोगे कि भाई मैस के अंदर डिफरेंस कितना है। देखो रिएक्शन से पहले मैस कितना था हमारे पास, टोटल 200 ग्राम्स था, और अगर एग्जामिनर ने बोला कि 120 के टाइम पे मुझे बताओ कितना देना वो रेट ऑफ रिएक्शन था, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे भाई डिफरेंस ऑन मैस कितना है। 200 मेरे पास बिफोर रिएक्शन था और अब कितना हो गया 120 सेकंड्स के ऊपर 150 हो गया। इसका मतलब डिफरेंस इन मैस मेरे पास बेटा कितना आया है -50, यानी 50 ग्राम्स का मेरे पास डिफरेंस आया। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हम डिफरेंस इन मैस की बात करें तो डिफरेंस कितना आया बेटा मेरे पास आया 50 ग्राम्स का डिफरेंस आ गया अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम टेकन मेरे पास क्या है इस दफा सेकंड्स में, दैट इज 120, तो मैं इसको 120 सेकंड्स से नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं 50 ग्राम्स अपॉन 120 करूंगा सो दिस विल मेक आई गेस 0.4166। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास बन गया 0.4166 ग्राम्स पर सेकेंड। तो ये बेटा मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया मेरा। ठीक है, तो इसकी भी अगर हम यूनिट की बात करें, इसकी अगर हम यूनिट को देखें तो यहाँ पे भी यूनिट की बेटा कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि अगर आपने बेटा ग्राम्स में मैस लिया है और टाइम आपने सेकंड्स में लिया है तो आपका यूनिट क्या बन जाएगा, ग्राम्स पर सेकंड। अगर आपने मैस ग्राम्स में लिया है लेकिन अगर आपने टाइम जो है ना वो इस दफा आपने लिया है भाई आर के अंदर, तो आपका ग्राम्स पर आर बन जाएगा, और अगर आपने मिनट में लिया तो ग्राम्स पर मिनट बन जाएगा। तो ये आपके पास 3 यूनिट आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मैस अगर आप किलोग्राम्स में ले रहे हो तो किलोग्राम्स पर सेकंड बन सकता है, किलोग्राम्स पर मिनट बन सकता है आपके पास, और किलोग्राम्स पर जो है वो आर भी बन सकता है। तो खैर इट डिपेंड्स कि भाई आपको एग्जामिनर क्या यूनिट है। अगर आपको एग्जामिनर बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करके दिखाओ इन ग्राम्स पर सेकंड, तो इसका मतलब है आपको मैथ्स भी ग्राम्स में लेना है। अब वो बेशक एग्जामिनर ने आपको किलो में दिया हो लेकिन आपको ग्राम्स में लेना पड़ेगा, और टाइम अगर आपको बोलता है सेकंड्स में चाहिए तो सेकंड्स में ही चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा एग्जामिनर आपको कौन सा यूनिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, या आपके पास जो ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ के कौन से एक्सेस के ऊपर कौन सा यूनिट है आपके पास। ठीक है,
तो बेटा ये हमारे पास तरीका था टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय वेइंग द रिएक्शन मिक्सचर, कि भाई हम लोग वे करके जो ना रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग जो ना वो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से मेजर करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि अगर हमें एग्जामिनर ग्राफ प्लॉट करने का देता है तो भाई यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो इस वाले रिएक्शन के अंदर अगर मैं देखूँ ना तो बेटा ग्राफ प्लॉट होगा। तो जब ग्राफ प्लॉट होगा ना तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। लेट्स से मैं इसको नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मेरे पास ग्राफ बेटा कुछ इस तरह का दिखेगा कि ये ग्राफ है, इसका एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस आ गया। ग्राफ का बेटा जो एक्स एक्सिस होगा ना, जब हम लोग ये वाला जब हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस जब हम लोग मेजर करेंगे तो ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर ना हमारे पास बेटा हमेशा टाइम आता है। ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा टाइम आता है और हमने यहाँ पे क्योंकि टाइम सेकंड्स के अंदर मेजर करा तो हम लोगों ने यहाँ पे टाइम इन सेकंड्स लिख दिया। और हमारे पास जो वाई एक्सिस है ना बेटा, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है कि भाई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस कितना प्रोड्यूस हुआ है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है बेटा ये हमारे पास सी एम क्यूब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सी एम क्यूब के अंदर गैस प्रोड्यूस जो है ना वो मेजर करी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमारे पास 0,0 पॉइंट था। ठीक है, एक हमारे पास 0,0 था। इसके बाद अगर आप देखो तो टाइम के साथ बेटा वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ रहा है। पहले 5 हुआ, फिर 10, फिर 17, फिर 17। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद टाइम हमारा जो वॉल्यूम है बेटा वो बढ़ रहा है, मतलब हमारे टाइम के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर टाइम के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ जो है ना वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है ना बेटा वो कुछ इस तरह का बनेगा। हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, अब ये इस तरह से क्यों बना है मेरा ग्राफ, मैंने कर्व क्यों बनाया? भाई पहली बात तो ये समझो कि भाई मेरा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि मेरा भाई टाइम के साथ जो है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 17 हुआ। लेकिन आप यहाँ पे देखो स्टडी नहीं है, पहले 5 से बढ़ा, फिर 7 से बढ़ा, और फिर 7 के बाद देखो 0 से बढ़ा, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो ये देखो जब लाइन आखिरी में कांस्टेंट हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई है, ये इसलिए हो गई क्योंकि भाई टाइम के साथ फिर जो है ना वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट हो चुका था मेरा। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो आखिरी में तो गैस का वॉल्यूम जो है ना वो आखिरी में 17 हो चुका था। मतलब जब मैं इस टाइम के ऊपर मेजर करूंगा तभी मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस 17 था, और जब मैं इस टाइम इंटरवल के ऊपर मेजर करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस 17 था, यानी 180 सेकंड्स और 240 सेकंड्स दोनों पे वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट था। खैर मैं आपको स्केच बना के दिखा रहा हूँ, मेरा एग्जैक्ट प्लॉट नहीं करा मैं ग्राफ, मैं आपको स्केच बना के दिखा रहा हूँ कि बेटा जब भी हम लोग वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम का ग्राफ हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि टाइम के साथ वॉल्यूम ज्यादा होगा गैस का। लेकिन मैथ्स का जब ग्राफ बनाओगे ना आप, मैथ्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ जो है थोड़ा सा उल्टा होगा। अब जरा वो देख लो वो कैसे बनेगा। सो लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ है इसका। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर तो बेटा सेम चीज़ आएगी, टाइम आएगा, और टाइम क्योंकि हम लोगों ने सेकंड्स के ऊपर मेजर करा है तो टाइम इन सेकंड्स आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास जो है ना वो मैथ्स आ जाएगा, और मैथ्स हमारे पास आ जाएगा ग्राम्स के अंदर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटा अगर आप ये वाला रिएक्शन देखो, इसके आप अगर रिजल्ट्स देखो तो रिजल्ट्स के अंदर आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे मैथ्स जो है ना वो आपका कम हो रहा है, टाइम के साथ आपका मैथ्स कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनना चाहिए, और डाउनवर्ड स्लोपिंग के ऊपर आपका बनेगा कर्व। अब वो क्यों बनेगा वो भी बात समझ लेते हैं। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया मैंने ग्राफ। ठीक है, ये मेरे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये टाइम के साथ बेटा कर्व इसलिए बना है क्योंकि बेटा अगर आप देखो तो स्टेडी नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 200 से 180 हुआ, फिर 160 होना चाहिए था, फिर 140 होना चाहिए था, फिर 120 होना चाहिए था। तो क्या होता कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन बनती। लेकिन क्योंकि बेटा स्टेडी नहीं है ना, इसमें पहले 20 कम हुआ, फिर अगर आप देखो तो 30 कम हुआ, फिर अगर आप देखो तो 50 कम हुआ, और फिर इसके बाद अगर आप देखो तो 0 कम हुआ। तो जब 0 कम हुआ तो अगर आप देखो तो 100 हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट होने के लिए देखो हम लोगों ने लाइन सीधी हो गई हमारी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि 180 सेकंड के ऊपर भी बेटा हमारे पास मैथ्स 100 था, और हमारे पास 240 सेकंड के ऊपर भी मैथ्स हमारे पास 100 था। ठीक है, तो ये चीज़ कांस्टेंट हो गई। और अगर हम लोग यहाँ पे यूँ दिखाएं तो हमारा कर्व इसलिए ग्राफ क्योंकि हमारा जो डिफरेंस इन मैथ्स है बेटा वो स्टेडी नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिफरेंट आ रहा है। मतलब मैथ्स कम से मतलब ज़्यादा से कम हो रहा है। पहले 20 से कम हुआ, फिर हमारे पास 30 से कम हुआ, फिर हमारे पास 50 से कम हुआ। तो बेटा ये हमारे पास है ना, इस वजह से हमारे पास ग्राफ जो है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, कर्व था। तो हमेशा याद रखना कि ग्राफ जो होता है ना बेटा हमारे पास कर्व होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ हमारे पास कर्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे की टेक क्या है जो आपको चीज़ मेन पता होनी चाहिए जिसके लिए मैंने ग्राफ बनाए, वो ये कि बेटा जब भी वॉल्यूम का ग्राफ बनता है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड का ग्राफ बनता है तो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, मतलब वो अपवर्ड बनेगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब आपके पास मैथ्स का ग्राफ होगा ना कि भाई मैथ्स किस तरह से कम हो रहा है, मैथ्स ऑफ उसका कंटेंट्स का ग्राफ होगा, तो मैथ्स का ग्राफ हमेशा जो ना बेटा नीचे होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि टाइम के साथ मैथ्स जो है ना बेटा वो कम होगा आपका। तो ये चीज़ आपको जो ना वो बेटा पता होनी चाहिए कि हमारे पास दोनों के ग्राफ में क्या फ़र्क है।
ठीक है। मास का ग्राफ जब बनाओगे तो नीचे बनेगा, और वॉल्यूम का जब ग्राफ बनाओगे तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो दिस इज द की टेक, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वॉल्यूम इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और जो हमारे पास मास है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सो ये एक की टेक थी आप लोगों की, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सही बेटा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो और ज़रा कुछ ग्राफ्स के ऊपर बातें करेंगे कि भाई हम लोग का जब टेम्परेचर और ये सारी चीज़ हम लोग जो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते थे, जब हम लोग उनको ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे पास ग्राफ के अंदर क्या फ़र्क आएगा, हम लोग उसके ऊपर इंशाल्लाह बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।